हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में, यानी कि विद्युत मापक यंत्र के बारे में। आज जो है हमारी विद्युत मापक यंत्र की दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है। उस क्लास में हमने जो है मेन पॉइंट जो होते हैं विद्युत मापक यंत्र के वो पढ़े थे। जैसे विद्युत मापक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनके बारे में पढ़ा था। और उनके अंदर जो 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, उन तीनों टॉर्कों के बारे में भी अब हमने विस्तार से पढ़ा था। आज की क्लास में ना हम मीटर के बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विद्युत मापक यंत्र कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे परमानेंट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन होता है, एम मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है और ओम मीटर होता है। इन सभी के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को शुरू से देखना और अंत तक लगातार देखते रहना, ठीक है भाई। हर एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस बात का तो हम सभी को पता ही है कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 8 सवाल इस क्लास से आए हुए थे हरियाणा एलएमएसए के एग्जाम में, जो अभी 2024 में एग्जाम हुआ था। उसके अंदर 8 सवाल पूछे गए थे। इससे 3 सवाल तो मैंने आपको पिछली क्लास से ही बता दिए थे। जो मैंने आपको पिछली क्लास कराई थी उस क्लास से 3 सवाल आए हुए थे, और वो आखिरी में आपको बताया था कि वो 3 सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस क्लास को जरूर देखना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल के बारे में। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करता है भाई। किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रभाव पर यह कार्य करता है परमानेंट मूविंग कोयल, ठीक है भाई। इसकी एक हानि ये होती है कि ये केवल डीसी पर ही कार्य करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, केवल डीसी पर कार्य करेगा भाई, एसी पर कार्य नहीं करता है ये, ठीक है। वोल्टेज और करंट को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज और करंट को ये मापता है, लेकिन कम मान की वोल्टेज और करंट को मापता है। देखिए इसका डायग्राम देखिए, इसमें क्या क्या लगा होता है। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल इसमें दिखाए हुए हैं, इसमें इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगी होती है, जिसके अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। बीच में एक स्पिंडल होती है, ठीक है भाई, बीच में एक स्पिंडल होती है। और इस स्पिंडल के ऊपर एक एल्यूमिनियम का फर्मा लगा होता है। यहाँ पर ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये एल्यूमिनियम का फर्मा है। और इसके ऊपर जो है एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई जाती है। एल्यूमिनियम का जो फर्मा होता है उसके ऊपर एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई जाती है, और उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, एक कोयल रखी जाती है जो कि कॉपर की होती है। कॉपर कौन सा? सुपर इनेमल्ड, SE, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की जो है इसके ऊपर एक कोयल रखी जाती है, ठीक है भाई। एक एल्यूमिनियम का फर्मा होता है, फर्मे के ऊपर एक सॉफ्ट आयरन का पीस लगा होता है, रखा जाता है, और उसके ऊपर जो है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की जो है कोयल रखी जाती है। और नीचे और ऊपर इसके दो स्प्रिंग लगाए जाते हैं। देखिए एक स्प्रिंग ये रहा और एक स्प्रिंग जो है यहाँ पर है। और ये स्प्रिंग मैंने आपको कल बताया था कि फास्फोर ब्रोंज की धातु का बनाया जाता है, ऐसी धातु का जो अचुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। ये जो स्प्रिंग है ये अचुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, जैसे कि फास्फोर ब्रोंज होता है। और ये काम किसका करता है? ये कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करते हैं स्प्रिंग इसके अंदर। किसका? कंट्रोलिंग टॉर्क का। कंट्रोलिंग टॉर्क 2 प्रकार के बताए थे आपको। एक तो बताया था ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी के साथ कार्य करता है, और एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। एक ग्रेविटी कंट्रोल और एक स्प्रिंग कंट्रोल। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर केवल हम स्प्रिंग कंट्रोल का ही प्रयोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। एक पॉइंटर लगा होता है, जो पॉइंटर जो है इस स्केल पर जो है अपना माप दिखाता है। ये इसका कार्य सिद्धांत होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए जो इसका अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी होती है ये एल्निको की बनी होती है। किसकी? एल्निको का यहाँ पर क्या मतलब है? Al से एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, यानी कि 3 धातुओं का मिश्र होता है इसके अंदर। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन 3 धातुओं को मिश्रित करके परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है भाई। और ये जो है हॉर्स शू आकार की होती है, किसी हॉर्स शू प्रकार की मैग्नेट होती है, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है ना पावर का लॉस जो है बहुत कम होता है। पावर लॉस बहुत ही कम होता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर डैम्पिंग के लिए पता है किसका प्रयोग करते हैं? डैम्पिंग के लिए करते हैं एडी करंट का। एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता कि डैम्पिंग
टॉर्क क्या होता है वो आप कल वाली क्लास देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एडी करंट कौन सा टॉर्क होता है। और यहाँ पर एडी करंट टॉर्क का प्रयोग का पता कहाँ से मिलता है? एडी करंट टॉर्क वो मिलता है इस एल्यूमिनियम के फर्मे से। जो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो फर्मा लगाया गया है ये कोर को भी अपने ऊपर रख के रखता है और जो है एडी करंट डैम्पिंग का भी कार्य करता है। ये किसका? एडी करंट डैम्पिंग का भी प्रयोग वो करते हैं। इस यंत्र की ना माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। किसको? माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है इस मीटर की। ठीक भाई। और इसका जो मेन पॉइंट है ना वो है कि ये जो इसका स्केल है ना वो लीनियर होता है, यानी कि अनुपातिक होता है, रैखिक होता है, लीनियर लीनियर होता है। ठीक है भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ना इसके अंदर जो टीडी का मान है यानी कि टीडी यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो मान है वो करंट के समानुपाती होता है। सॉरी, जो इस मीटर का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो ना भाई वो करंट के समानुपाती होता है। इस वजह से जो इसका स्केल है ना वो लीनियर होता है। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ी हानि क्या है ना इस मीटर की सबसे बड़ी हानि ये है कि ये केवल डीसी पर कार्य कर सकता है, एसी पर ये कार्य नहीं कर सकता। केवल हम डीसी पर इसके कार्य कर सकते हैं। और ये उच्च धारा और उच्च वोल्टेज भी माप सकता है, नहीं सॉरी, उच्च करंट और उच्च वोल्टेज नहीं माप सकता। उस मापने में ये सक्षम नहीं है, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट। और इस मीटर के अंदर घर्षण हानियां बहुत कम होती है या फिर नगण्य होती हैं, नगण्य। इस मीटर में जो घर्षण हानियां होती है ना वो बहुत ही कम या फिर बहुत ही नगण्य होती हैं। उम्मीद है जो इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल आपको समझ आ गया होगा। मेन पॉइंट देखिए, इसके सबसे मेन पॉइंट क्या है? इसके अंदर पावर लॉस बहुत कम होता है, एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। जो इसके अंदर कोयल रखी जाती है वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर की होती है। जो इसके अंदर मैग्नेट यूज होती है वो एल्निको पदार्थ की बनी होती है। जो इसका ये स्केल है वो लीनियर होता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान करंट के समानुपाती होता है। केवल डीसी पर कार्य कर सकता है और घर्षण हानियां इसके अंदर नगण्य होती है। ये सभी पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब समझते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन को। इस उसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो कोयल है वो मूव करती है और इसके अंदर जो आयरन का जो पीस लगा होता है ना वो मूव करता है, जिस जो पॉइंटर से जुड़ा होता है। देखिए जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, ये एक लोहे का पीस है मूविंग आयरन, यानी कि ये मूव करता है तो ये पॉइंटर भी मूव करता है। और जो ये आपको दिख रहा है ये एयर डैम्पिंग है। क्या है? एयर डैम्पिंग। जो परमानेंट मूविंग कोयल वाला इंस्ट्रूमेंट है भाई उसके अंदर तो एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, एयर डैम्पिंग का। और इसके अंदर ना हम जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो स्प्रिंग से भी दे सकते हैं और ग्रेविटी से भी दे सकते हैं। दोनों से जो है हम इसका कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं भाई, स्प्रिंग से भी और ग्रेविटी से भी। देखिए यहाँ पर ये जो बाहर लगे हुए हैं कंट्रोलिंग वे जो वेट लगे होते हैं ये कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य करते हैं। और यहाँ पर ये कोयल रखी गई हैं और यहाँ पर एक स्केल होता है जिसके ऊपर ये पॉइंटर हमें मान दर्शाता है। एक कोयल ये नीचे लगी हुई है, ये है परमानेंट मूविंग कोयल। अब जो मूविंग कोयल वाला इंस्ट्रूमेंट है ना ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है भाई। एसी पर भी कार्य कर सकता है और डीसी पर भी कार्य कर सकता है। इसका सबसे बड़ा लॉस ये है जो यहाँ पर ये स्केल होता है ना भाई ये स्केल अरैखिक होता है, यानी कि लीनियर नहीं होता, लीनियर नहीं होता, ये अरैखिक होता है, अरैखिक होता है भाई। जो इसका स्केल होता है ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान है ना इसके अंदर वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान है वो करंट के स्क्वायर ऑफ करंट के समानुपाती होता है। और इसके अंदर इसका तो आपको पता चल गया कि एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, एयर डैम्पिंग का, एयर डैम्पिंग का। ठीक है भाई। और जो ये है ना दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मूविंग कोयल वाले। एक होता है आकर्षित प्रकार का यानी कि अट्रैक्शन प्रकार का, एक होता है प्रतिकर्षित यानी कि रिपल्सन प्रकार का।
रिपल्सन। दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मूविंग आयरन, दो प्रकार होते हैं इसका। एक होता है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित प्रकार का, एक होता है रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षित प्रकार का। ये आकर्षण वाला आकर्षित के प्रभाव पर कार्य करता है और प्रतिकर्षण जो है प्रतिकर्षित के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके मेन पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। जो इसका प्राइस है ना वो कम होता है भाई, प्राइस होता है इसका कम। ये भी करंट और वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसा, एसी और डीसी दोनों, एसी और डीसी दोनों प्रकार का करंट ये माप सकता है। और इसका जो बला गुण है, जो टॉर्क होता है ना, वो हाई होता है यानी कि उच्च होता है। इसलिए ना कुछ टाइम के लिए ओवरलोड की स्थिति में भी कार्य कर लेता है, कुछ समय के लिए ये ओवरलोड की कंडीशन में भी कार्य कर लेता है, क्योंकि इसका जो बला गुण होता है, जो टॉर्क होता है ना, वो उसका बहुत हाई होता है। और जो इसका जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, अरैखिक होता है। अरैखिक का मतलब ये है कि समान विभाजित नहीं होता है। समान विभाजित मतलब मान लिए 1 से 0 से 1 के बीच में इतना गैप हो गया, 1 से 2 के बीच में इतना गैप हो गया, 2 से 3 के बीच में इतना गैप हो गया। इसलिए ये जो है बराबर का गैप नहीं होता इस स्केल के अंदर। इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मीटर के अंदर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होता है। एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। इसके अंदर होता है भाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव। इस मीटर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कौन से मीटर के अंदर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है ये। इसलिए इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ना सील्ड करके रखना पड़ेगा, सील्ड करके रखना पड़ेगा इस जो ये प्रभाव है इसको दूर करने के लिए। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी को जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन वाला इंस्ट्रूमेंट भी समझ आ गया होगा। अब ना इन दोनों का ना एक बार कंपेयर कर लेते हैं, मूविंग आयरन को और मूविंग कोयल वाले को। देखिए, जो मूविंग कोयल है वो केवल डीसी पर कार्य करेगा, और मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों पर कार्य करेगा। इसके अंदर एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाएगा और इसके अंदर एयर डैम्पिंग का, इसके अंदर एयर डैम्पिंग का। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम मूविंग कोयल में केवल स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, और मूविंग आयरन के अंदर हम ग्रेविटी ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो स्केल होता है इसका मूविंग कोयल का होता है यूनिफॉर्म यानी कि रैखिक, समान विभाजित, लेकिन मूविंग आयरन जो है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। मूविंग कोयल के अंदर जो है स्केल जो है समान विभाजित होता है, और मूविंग आयरन का जो स्केल होता है वो असमान यानी कि असमान विभाजित होता है। ठीक है भाई। और जो और पॉइंट है, जो मूविंग कोयल है ना, मूविंग कोयल का जो मापित मान है ये केवल एवरेज मान को मापता है, आरएमएस मान को नहीं मापता। और जो मूविंग आयरन वाला है ये आरएमएस मान को मापता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो डीसी है, मूविंग कोयल क्या करता है, डीसी को मापता है, और डीसी में आरएमएस मान नहीं होता है, एसी में होता है आरएमएस मान। इसलिए मूविंग आयरन जो है आरएमएस मान को मापता है और ये एवरेज मान को मापता है। ठीक है भाई, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इनको आप सभी को अपने नोट्स में लिख लेना है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं भाई एम मीटर को। एम मीटर, एम मीटर आप सभी को पता है करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल करंट को, इससे हम केवल करंट को माप सकते हैं। और जो एम मीटर है ना ये सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाएगा। देखिए जैसे सर्किट होता है यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से हमने सप्लाई दी है इसको। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये नहीं है कि हम एक एमीटर का एक सिरा यहाँ पर लगा देंगे और एक सिरा यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर एमीटर हो जाएगा, नहीं, ये तो बन जाएगा पैरेलल कनेक्शन, ये हो जाएगा पैरेलल में। लेकिन हमें क्या है, सीरीज में लगाना होता है। सीरीज में कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर हम एमीटर को लगा देते हैं सीरीज में।
हमेशा याद रखना, एमीटर को हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है। अब देखिए एमीटर ना कम मान को तो माप लेगा, जो छोटा मान होता है तो सिंपल जो है एमीटर वो भी माप लेता है, लेकिन ना हम इस अगर हमें इसे उच्च मान को मापना है, एमीटर से हमें अगर हाई करंट को मापना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर एक शंट प्रतिरोध लगाया जाता है। कहां पर? यहां पर। जो मीटर होता है, मीटर के पैरेलल में एक प्रतिरोध लगाया जाता है जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हम एमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। और इस शंट प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है। शंट प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि जो एमीटर का प्रतिरोध है ना, एमीटर के प्रतिरोध से भी कम होगा। एमीटर के प्रतिरोध से भी कम होता है इस प्रतिरोध का मान भाई। और इसको लिखा जाता है RSH से, शंट प्रतिरोध RSH से हम इसे लिखते हैं। ठीक है भाई। अब जो यहाँ पर जो करंट जाता है ना, करंट I, वो दो भागों में बट जाता है। एक तो करंट यहाँ ऊपर की ओर चला जाएगा और एक करंट इस एमीटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एमीटर के अंदर जाने वाले करंट को हम IM से लिखेंगे। ठीक है, और जो शंट प्रतिरोध के अंदर जो करंट जाएगा उसे हम ISH से लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये I है भाई, टोटल I है, टोटल I का मान क्या होगा? यहाँ पर हमें पता है किरचॉफ करंट लॉ आप सभी ने पढ़ा है, उसके हिसाब से यहाँ पर बनेगा IM प्लस ISH। IM का मान क्या बनेगा? इसका I का मान क्या बनेगा? IM प्लस ISH। इतना आपको पता है। वोल्टेज तो इसमें सेम ही जाएगी, जितना शंट प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज आएगी उतनी ही एमीटर के अंदर जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है भाई। अब ना इस शंट प्रतिरोध जो है RSH का जो हमने यूज किया है, एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा कि इतने मान का हमारे पास एमीटर है और अगर हमें उसे उच्च मान का मापना है। देखिए मान लीजिए एक 10 एम्पेयर को मापने के लिए हमारे पास एक एमीटर है। सवाल में पूछा जाएगा कि हमारे पास एक 10 एम्पेयर का एमीटर है, अगर हमें इससे 20 एम्पेयर करंट मापना है तो हम इसके अंदर जो ये शंट प्रतिरोध है कितने मान का यूज करेंगे। सवाल को एक बार दोबारा से सुनना। क्या कहा मैंने? हमारे पास एक 10 एम्पेयर का एमीटर है, अगर हमें उससे 20 एम्पेयर का करंट मापना है तो हमें उसके एमीटर के पैरेलल में कितने मान का शंट प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, RSH इज इक्वल टू RM बटा में M माइनस 1 ये फॉर्मूला यूज किया जाता है भाई शंट के प्रतिरोध को निकालने के लिए। RSH यहाँ पर शंट प्रतिरोध को दर्शा रहा है, RM यहाँ पर मीटर के प्रतिरोध को दर्शा रहा है, जो एमीटर हमने लगाया ना उसके प्रतिरोध को RM दर्शा रहा है, और M जो है यहाँ पर शंट के मल्टीप्लायर के फैक्टर को दर्शा रहा है। M का मान अगर हमें रखना है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? I बटा में IM। ठीक है भाई, M का मान होता है I बटा में IM। I का मान I कहाँ से आएगा? I जो यहाँ से इस सर्किट से करंट आ रहा है, और IM जो इस एमीटर के अंदर करंट जाएगा उसको अगर हम अनुपात कर दें तो यहाँ पर M का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद आप सभी को ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। देखो भाई, इस फॉर्मूले का चाहे आपको रटना है चाहे कुछ करना है, ये आपके मन में बस जाना चाहिए बस कि ये फॉर्मूला क्या था। RS शंट प्रतिरोध का अगर आपसे सवाल पूछ लेना आपके मन में तभी ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, RM बटा में M-1। RM यहाँ पर मीटर के रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है और M यहाँ पर शंट के मल्टीप्लायर फैक्टर को दर्शा रहा है, और M का अगर हमें मान चाहिए तो I बटे IM करके हम M का मान निकाल सकते हैं, और ये अनुपात करके हम यहाँ पर M का मान लिख सकते हैं। तो हमें हमारे पास क्या है? शंट प्रतिरोध का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, एम मीटर के बारे में समझ गए। सिंपल एम मीटर जो है कम मान के
करंट को माप सकता है। अगर हम उसके मान को बढ़ाना है तो उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो जो प्रतिरोध है वो कितने मान का होता है, वो कितने कम मान का होता है या फिर ज़्यादा मान का होता है। वो बहुत ही कम मान का होता है, इतने कम मान का होता है कि एमीटर के अंदर, एमीटर के प्रतिरोध से भी कम होता है। ये बस अपने मन में रख लेना, ठीक है भाई। और जो ये प्रतिरोध है ना, शंट प्रतिरोध, ये मैग्नीन की धातु का बनाया जाता है। किसका? मैग्नीन, मैग्नीन की धातु का बनाया जाता है, क्योंकि इसका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। और जितना कम इस प्रतिरोध का मान होगा ना, उतना ही ज्यादा हम करंट माप सकते हैं। ये बात अपने ध्यान रखना कि जितना कम हम इस प्रतिरोध का मान रखेंगे, उतने ही ज्यादा करंट को हम माप सकते हैं। और ये प्रतिरोध किस धातु का? मैग्नीन की धातु का बनाया जाता है, जिससे उसका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। एमीटर आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं वोल्ट मीटर को। किसको? वोल्ट मीटर को। देखिए, वोल्ट मीटर ना हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। देखिए, जैसे यहां पर एक लोड लगा हुआ है, यहां से हमने सप्लाई दे दी। एमीटर तो यहां पर लगा दिया था, लेकिन वोल्ट मीटर कहां लगेगा? पैरेलल में। वोल्ट मीटर लगता है हमेशा पैरेलल के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा ही उसके अंदर, जैसा एमीटर के अंदर था ना, उसके अंदर प्रतिरोध यूज किया था इसका परास बढ़ाने के लिए, ये यानी कि मीटर को ज़्यादा से ज़्यादा हमें करंट को मापने के लिए। अगर हमें वोल्ट मीटर से भी अगर हाई वोल्टेज मापनी है ना, हाई वोल्टेज यानी कि ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ज़्यादा लेकिन फिर भी बढ़ जाएगी, तो उस वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं? इसके सीरीज में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। सीरीज में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर के, जिसे हम RSE से दर्शाते हैं। एमीटर के अंदर कहां पर लगाया हमने? पैरेलल में एमीटर के। लेकिन वोल्ट मीटर के क्या है? सीरीज में लगाया जाता है, जिसे हम RSE से वो करते हैं, डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। यहां पर क्या है? वोल्टेज आता है। जितना वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के, जितना वोल्टेज इस लोड के अंदर होगा ना, उतना ही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के अंदर शो करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है पैरेलल के अंदर क्या है? वोल्टेज सेम रहती है। जितनी इस सर्किट के अंदर वोल्टेज आएगी, उतनी इस सर्किट वोल्टेज इस के अंदर आएगी। हालांकि करंट बढ़ जाता है, करंट जो है इसके अंदर यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर भी ये सीरीज वाले इसका प्रतिरोध का मान पूछ लेते हैं, RSE का मान पूछ लेते हैं आपसे। RSE का अगर हमें सीरीज प्रतिरोध का मान निकालना ना, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है, RM इंटू M-1। फर्क इतना है, वहां पर जो M-1 है वो नीचे होता था, अब ये ऊपर ही गुणा हो जाता है मीटर प्रतिरोध के साथ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जो इसके अंदर ये सीरीज प्रतिरोध लगा है, इसका मान कम होता है या फिर ज्यादा होता है? इसका मान होता है उच्च मान का प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। कितना उच्च? इसके जो मीटर है ना, मीटर के प्रतिरोध से ऊपर रखा जाता है। जो मीटर का प्रतिरोध होगा ना, वोल्ट मीटर का, उसके प्रतिरोध से ज्यादा रखा जाता है इस प्रतिरोध का मान। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पर हमने M है ना, यहाँ पर M, वहां पर तो M का मान क्या था? I/IM था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई किसकी? यहाँ पर बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर में V/VM हो जाएगा M का मान, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो मेन पॉइंट से क्या रहा है, इस वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अगर हमें इसका वैल्यू बढ़ानी, परास बढ़ानी है, इसकी रेंज बढ़ानी है, तो वोल्ट मीटर के सीरीज में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, उच्च मान का प्रतिरोध उसके सीरीज में जोड़ देंगे। और उस सीरीज वाले प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बताया गया है, और जिस फॉर्मूला ये होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। और जो प्रतिरोध है ये उच्च मान का होता है। यहाँ पर M क्या है? इसके सीरीज के मल्टीप्लायर फैक्टर को दर्शा रहा है, सीरीज मल्टीप्लायर फैक्टर को दर्शा रहा है, जिसका मान होता है V/VM। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता।
वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता के बारे में समझते हैं। देखिए वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता क्या होती है, उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और उस वोल्ट मीटर की वोल्टेज माप सीमा का अनुपात आर बटे वी। आर बटे वी से हम इसे दर्शाते हैं वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता को। देखिए क्या कहा मैंने, किसी भी वोल्ट मीटर की ना उसकी सुग्राह्यता जो है उसके प्रतिरोध, उस वोल्ट मीटर के प्रतिरोध और उस वोल्ट मीटर की जो रेंज है मापने की, वोल्टेज मापने की, बटा में उसका अगर उसका अनुपात कर देंगे तो हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता निकल कर आ जाएगी। सुग्राह्यता को इसको एस से दर्शाते भाई, किससे, एस से, सुग्राह्यता को एस से दर्शाते हैं। देखिए अगर ना हम इसे अगर सोल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है आई का मान क्या होता है, वी बटे आर होता है। आई का मान क्या होता है, वी बटे आर होता है। क्या हम आर बटे वी को वी बटे आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, एक बटा में वी बटे आर करना पड़ेगा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं भाई, आर बटे वी को लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है जो बटे में नीचे होता है ना वो ऊपर चला जाता है, यहाँ से आर बटे वी बन जाता है ये ऐसे, ठीक है ना। इसलिए हम इसको आई बटा वी बटे आर, एक बटा वी बटे आर भी लिख सकते हैं। अब वी बटे आर का मान अगर हम आई रख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल रखते हैं, आई एक बटे आई बन जाता है यहाँ पर, एक बटे आई बन लिख सकते हैं हम सुग्राह्यता को, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता को, ठीक है ना। देखिए इसके ना इसका मात्रक क्या होता है, सेंसिटिविटी का, सेंसिटिविटी का मात्रक होता है ओम प्रति वोल्ट, ओम प्रति वोल्ट होता है, क्योंकि आर रेजिस्टेंस को इसको दर्शाता है ओम को, और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम प्रति वोल्ट किसका मात्रक बन गया है, सेंसिटिविटी का। और क्या हम यहां से भी कोई मात्रक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहां से हम कहेंगे प्रति एम्पेयर, प्रति एम्पेयर। दो मात्रक बता दिए मैंने सेंसिटिविटी के आपको, एक तो ओम प्रति वोल्ट और एक प्रति एम्पेयर। और आपको बता दूं जो ये वाला है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये मात्रक एग्जाम में पूछा गया कि जो वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता है उसका मात्रक क्या होता है। उसमें ऑप्शन में ये नहीं आया था ओम प्रति वोल्ट, उसमें मात्रक उसमें आया था प्रति एम्पेयर। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि प्रति एम्पेयर भी जो है सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर होता है। हालांकि ये भी इसका मात्रक होता है, ये इसका मेन मात्रक है ओम प्रति वोल्ट, लेकिन हम इसको प्रति एम्पेयर भी लिख सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिख सकते हैं। आर बटे वी को मैंने पहले वी बटे आर की फॉर्म में लिख दिया, और उसको वी बटे आर को हम आई लिख सकते हैं, एक बटा आई बन गया, यहाँ से प्रति एम्पेयर बन जाता है। और वोल्ट मीटर में ना लोडिंग प्रभाव को कम करने के लिए सुग्राह्यता का मान उच्च रखना पड़ता है। किसका प्रभाव, लोडिंग का प्रभाव, लोडिंग का जो प्रभाव है ना उसको कम करने के लिए सुग्राह्यता का मान ज्यादा रखना पड़ता है। उम्मीद आप सभी को सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं हम ओम मीटर को। किसको, ओम मीटर को। देखिए ओम मीटर आप सभी को पता है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध को। प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का। और ओम मीटर ना एक ऐसी युक्ति है जो डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट रीडिंग करती है ओम मीटर की। डायरेक्ट युक्ति है ये, प्रत्यक्ष युक्ति होती है ओम मीटर, जो प्रतिरोध की गणना करती है, ठीक है। और दो प्रकार के होते हैं, सीरीज टाइप ओम मीटर और शंट टाइप ओम मीटर। इसमें केवल आपको ना दो चीजों का ध्यान रखना है। जो सीरीज टाइप का ओम मीटर होगा ना उसके अंदर स्केल किस प्रकार का होता है, देखिए मान लीजिए ये स्केल है, एक देख भाई स्केल इस प्रकार का होता है। जो सीरीज प्रकार का जो ओम मीटर होगा ना उसमें राइट लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी बनी होगी और राइट साइड में जीरो बना होता है, ठीक है। और जो शंट टाइप का ओम मीटर होगा ना इधर होता है, देखिए ये डिफरेंस होता है सीरीज टाइप में और शंट टाइप में। सीरीज टाइप में जो लेफ्ट साइड है उसमें इन्फिनिटी का साइन होगा और राइट साइड में जीरो होगी। और जो शंट टाइप का ओम मीटर होता है उसमें लेफ्ट साइड में तो जीरो होगी और राइट साइड में इन्फिनिटी का साइन
बड़ा होता है। और ये सवाल ना एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई, जो सीरीज टाइप ओमीटर का पूछा गया था ये सवाल। इसलिए इस बात को ना हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। जो राइट साइड है सीरीज में वो 0 होगी और लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी होगी। शंट टाइम ओमीटर में 0 होगी लेफ्ट में और इन्फिनिटी होगा राइट साइड में, ठीक है भाई। और किसी भी पैरेलल, किसी भी वैसा सर्किट होता है ना जो विभाजित सर्कल होता है, उसका प्रतिरोध ना हमेशा अनंत ही होता है। जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की बात करें, ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है और 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, और दोनों वाइंडिंग जो है एक दूसरे से विद्युतीय अलग होती है, इसलिए उनके बीच का प्रतिरोध अनंत होता है या फिर बहुत ही ज्यादा गीगा ओम के अंदर होता है, गीगा ओम के अंदर या फिर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा वो देखिए एक बार फिर से। सबसे पहले हमने समझा था पीएमएमसी को, फिर हमने समझा पीएमएमआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। फिर हमने इन दोनों का विभाजित एक दूसरे से कंपेयर किया, फिर हमने एमीटर को समझा, फिर वोल्ट मीटर को, फिर वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता को समझा, और फिर अंत में हमने वोल्ट मीटर को समझा है, ओम मीटर को समझा है, ठीक है भाई। आज की क्लास में ना इतना ही करते हैं, जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस और बन सकती हैं इस चैप्टर से, इसलिए लगातार क्लासेस में बने रहिए। जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का। ये नहीं है कि जो हरियाणा एलएमएसए का 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ उसी के अंदर ये 8 सवाल आए हैं। इससे पहले भी जो एएलएम का एग्जाम हुआ था ना 2019 के अंदर, एएलएम का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर एचएसएससी का, उसके अंदर भी इससे 6 सवाल पूछे गए थे इस चैप्टर से। हमेशा ना एचएसएससी का फेवरेट चैप्टर रहता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला। सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल एचएसएससी की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।